वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम देख रहे क्लास 8 और सब्जेक्ट है हिंदी। हम कक्षा 8वीं से उसकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पहली कविता ध्वनि पढ़ रहे हैं और कविता ध्वनि का यह सेशन तीसरा है, अर्थात भाग तीसरा है। इसके पहले भाग में हमने कविता का पहले काव्यांश का विश्लेषण किया था। उस काव्यांश में हमने पढ़ा था कि कवि किस प्रकार निराश होने के बावजूद भी वह आशा का जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं। कवि जो निद्रिस्त अवस्था में जो नवयुवक है, निद्रा में मग्न जो नवयुवक है, उनको आशा का संदेश देते हुए उनको जागरूक कराना चाहते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति का मानवीयकरण किया है, अर्थात मानव के स्थान पर रखकर कवि प्रकृति के उपवन का, वहाँ के कलियों का रूपांतरित करते हुए वर्णन कर रहे हैं। कवि ने कली को माध्यम रखते हुए कवि कहना चाहते हैं कि सुबह के समय में जो कली निद्रिस्त अवस्था में है उनको जागरूक करना चाहते हैं। और किस प्रकार जागरूक करते हैं कि जिस प्रकार एक माँ अपने सुबह सोए हुए बच्चों को निद्रा से बाहर लाने के लिए, आलस से दूर करने के लिए अपने कोमल हाथों से उसके सिर पर सिराती है, उसी प्रकार कवि कहते कि मैं अपने मृदुल हाथों से, कोमल हाथों से उन कलियों को सहलाना चाहता हूँ और उनका जो आलस्य है उनसे दूर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उनको जो कलियां हैं, कलियों को क्या करना है, अभी उसका रूपांतरित फूलों में करना है। क्यों? क्योंकि कली का काम होता है, फूल का करते हुए होता है कि जो उसके पास जो कुछ अच्छा है वह सारे संसार को दे। जिस प्रकार कलियां क्या करती है, फूल के बाद फूल में रूपांतरित होती है और फूल अपनी खुशबू क्या करती है, सारे वातावरण में, सारे उपवन में फैलाती है, जिससे सारा उपवन तो महक उठता ही है, लेकिन सर्वसामान्य जो प्राणी होते हैं, मानव होते हैं, वह भी उसके सुगंध से उसका आनंद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को महकाते हैं। तो देखते हैं कविता का अगला काव्यांश। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प से, पुष्प मतलब फूल, खिला हुआ फूल। कली का रूपांतर किसमें होता है? फूल में। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस मतलब नींद के तंद्री में, नींद के आलस्य में। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद के तंद्री में, नींद से बोझिल या आलस्य जो छाया हुआ होता है, चढ़ा हुआ होता है। लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा। तो कवि कहता है कि जिन कलियों, जो कलियां जो है वो निंद्रालस में है, नींद की बोझिल उसमें है, आलस्य में, मैं क्या कर लूंगा, उनकी जो वो लालसा है, नींद की जो, नींद में आलस्य में जो खोए हुए है, उस खोए हुए इच्छा को मैं क्या करूंगा, खींच लूंगा। खींच लूंगा मतलब उनसे दूर कर दूंगा। खींचना मतलब उससे दूर करना। और जैसे ही वो उनका आलस्य में खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कली का रूपांतरित फूल में हो जाएगा। तो ऐसे एक एक कली से, एक एक फूल से उनका, मैं उनके जीवन का जो आलस्य है मैं निकाल दूंगा और अपने नवजीवन का अमृत, अभी अभी जो मैंने अपने जीवन में नवजीवन रूपी अमृत संचार किया है, उसे मैं उनको दूंगा। किसको? कलियों को, फूलों को। और कैसे दूंगा? सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी खुशी। खुशी खुशी।
सिंच दू में सिंचना, सिंचना मतलब सिंचना का अर्थ क्या होता है कि जैसे देखो हम क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं तो पौधे लगाने से उसको हमें उसकी देखभाल करना पड़ता है, उसको बढ़ाने के लिए कितनी तकलीफ लेना पड़ते हैं। तो उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो मैंने ये सारे सिंचने का कार्य किया है, मेरे जीवन का जो नवयौवन है, जो अमृत है, मैं ये क्या करने वाला हूँ, उन फूलों के लिए समर्पित करने वाला हूँ। और ये समर्पण की भावना मैं सहर्ष करने वाला हूँ, खुशी खुशी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कवि यहाँ पर नवयुवकों को, ऐसे नवयुवक जो निद्रा में मग्न है, अपने कर्तव्य से उनको अपने कर्तव्य से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे नवयुवकों को वो कवि कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन के आलस्य को त्याग कर अपने परिश्रम की ओर, अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ना है। और यह आशा का संचार करते हुए कवि नवयुवकों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। और कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में जितने भी जो कुछ है, अच्छी बातें हैं, मैं उनको क्या करूंगी, उस अमृत रूपी बातों को, अपने नवजीवन की बातों को मैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए सहर्ष खुशी खुशी से मैं उनको दे दूंगा। जिस प्रकार हम पौधों को सींचते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसका टेक करते, उनका केयर लेते, उसी प्रकार हर फूल का, हर कलिका में उसका रूपांतरित फूल में होने के बाद उसके कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके पीछे तत्पर रहूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार, द्वार का अर्थ होता है दरवाजा, लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पर, मार्ग या राह। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, उनको मतलब किसको, जो भटके हुए हैं, जो उनको अपना मार्ग पता नहीं है, सही दिशा पता नहीं है, उनकी राह पता नहीं है, तो ऐसे भटके हुए लोगों को, नव युवकों को मैं क्या करने वाला हूँ, सही रास्ता दिखाने वाला हूँ, सही मार्ग दिखाने वाले हैं। हे मेरे वे जहां अनंत, अनंत मतलब असीमित, असीमित मतलब जिसकी कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जितना भी जो कुछ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, मैं उन नव युवकों को, उनको प्रेरणा देते हुए उनको सही दिशा पर ले जाने की कोशिश करने वाला हूँ। और इस प्रकार कवि कहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो मेरा अंत हो ही नहीं सकता है, क्यों अभी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। जिस प्रकार पतझड़ चला गया है, वसंत का आगमन आ चुका है, उसी प्रकार मेरे जीवन में अभी तो वसंत आया है और अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से, जो आलोचक उन पर टीका करते थे कि ऐसा मानते थे कि अभी कवि निराला के जीवन का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराले का जीवन का अंत हो चुका है, उनकी कविता अभी वो कविता नहीं लिखेंगे, अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो क्योंकि उनके हालात ही कुछ ऐसे हो चुके थे। लेकिन फिर उस निराशा से उभरकर कवि आशावादी जीवन रखते हुए आगे बढ़ते हैं। खुद भी आशावादी है और सारे संसार के नव युवकों को भी वह आशावादी जीवन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो कवि ने काल्पनिकता से प्रकृति का मानवीकरण किया है और जिस प्रकार कलियों का फूलों में रूपांतर होता है और फूलों का कार्य क्या होता है कि सारे जगह अपनी खुशबू महकाए और सारे संसार को प्रसन्न करे, उसी प्रकार नव युवकों का भी कुछ कर्तव्य होता है और उनको अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। तो कभी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो इस प्रकार इस कविता का विश्लेषण हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं इस काव्यांश पर, इस कविता के पंक्तियों पर पूछे गए प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां वसंत भाग 3 से संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन पंक्तियों में कवि नींद से बोझिल तंद्रा में डूबी कलियों को जगाने और अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा भरने का वर्णन
कर रहे हैं। कविता का इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि कलियां नींद से बोझिल और तंद्रा से उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती है। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है, अर्थात अलसाई कलियों को जगाना और खुशी खुशी उनको अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है, जिससे कलियां फूल बन सके तथा अपनी सुंदरता और महक बिखेर सके। आगे भावार्थ इस प्रकार है। इस प्रकार हरी भरी रंगीन कलियों और खिले फूलों को कवि वह दरवाजा दिखाना चाहता है जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह उसका अभी अंत नहीं होगा। इन पंक्तियों की विशेषता इस प्रकार है। पुष्प पुष्प, इस शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश, नव जीवन का अमृत में रूपक, सहर्ष सिंच दूंगा एवं द्वार दिखा दूंगा, इनमें अनुप्रास अलंकार है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग इस कविता में किया गया है। इसके बाद कवि के कल्पनाशील कार्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब देखते हैं इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ। तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य, लालसा, इच्छा, नया, नवीन, सहर्ष, खुशी खुशी, द्वार, दरवाजा, जहां, संसार, लोक, अनंत, असीम और अंत, समापन। अब देखते हैं इस कविता के पंक्तियों पर पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर इस प्रकार है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यह कलियां आलस में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके नए उत्कर्ष के स्वप्नों को जगा देना चाहते हैं तथा उनका आलस्य दूर कर देना चाहते हैं और तथा उनमें नए उत्साह का संचार कर देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। फूलों के अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई हुई है, इसलिए वह कलियों पर वासंती का स्पर्श अर्थात अपना हाथ फेर कर खिला देना चाहते हैं। अर्थात कवि उस युवा पीढ़ी को काव्य से प्रेरणा देना चाहते हैं, काव्य प्रेरणा से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारी कविता खत्म होती है और अब तक हमने इस भाग में
कविता के अगले पंक्तियों को, दूसरे स्टैंजा को देखा, उसका विश्लेषण से पढ़ाई की। फिर उसके बाद उसके प्रसंग, भावार्थ और विशेष को देखा। उसके साथ साथ कठिन शब्दार्थों को देखा। फिर इसके बाद उस काव्यांश पर पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर पढ़ा। तो ध्वनि इस कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले भाग में अगले विषय के साथ।